धारा 26 गुप्त उल्लंघन। जो कोई धारा 3, 4, 10, 12 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के उल्लंघन में कोई कार्य ऐसी रीति से करेगा जिससे यह आशय उपदर्शित होता हो कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक को या किसी रेल, विमान, जलयान, यान, प्रवहन के किसी अन्य साधन में नियोजित या काम करने वाले किसी व्यक्ति को ज्ञात ना हो, है ना? वह कारावास से जिसकी अवधि कितनी है? 6 मास से कम की नहीं होगी, जो 7 साल तक की हो सकेगी। जो कोई धारा 5, 6, 7, 11 के उपबंधों में से किसी के भी उल्लंघन में कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे यह उपदर्शित होता हो कि वही वापस वापस नाम आ रहे हैं कि उनको ज्ञात ना हो, वह कारावास जिसकी अवधि 5 साल से 10 साल तक की होगी। जो कोई धारा 22 के अधीन कोई तलाशी ली जाने पर किन्हीं आयुधों या गोला बारूद को छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब सिर्फ गुप्त उल्लंघन में ये याद रखना है, 3, 4, 10, 12 इन 4 धाराओं के लिए 6 मास से 7 साल, 5, 6, 7, 11 इनके लिए 5 से 10 साल और धारा 22, 22 के लिए 10 साल। हेडिंग याद रखना है ना, धारा 3 क्या है, धारा 4 क्या है, वो याद रह जाएगी और उसमें गुप्त जुड़ गया तो सजा बदल जाएगी। धारा 27 आयुध आदि के प्रयोग हेतु दंड। अब देखो, अभी तक अपन ने सिर्फ आयुध को रख रहे थे, बेचने चाह रहे थे, विक्रय कर रहे थे, विक्रय, सेल, विक्रय, आयात निर्यात सब कर रहे थे, या उसको छोटी बड़ी सेमी ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक में संपरिवर्तित कर रहे थे, यहाँ तक सारे अपराध बता दिए। अब यहाँ पर क्या है, उसका प्रयोग ही अपन ने कर मारा, है ना? जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में किसी आयुध या गोला बारूद का प्रयोग करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 3 साल से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 साल तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। धारा 5 क्या कहती है? हेडिंग देखो सब जने। आयुध या गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए अनुज्ञप्ति। जो कोई धारा 5 में बिना लाइसेंस का हथियार चलाता है, उसको सजा दे रहे हैं, 3 साल से कम की नहीं होगी, तो 7 साल तक की होगी। और धारा 25 में कह रहे हैं, जो कोई धारा 5 के उल्लंघन में कोई हथियार रखेगा, उसको अपन सजा कितनी दे रहे हैं वहां पर? 7 साल से आजीवन कारावास। और लेकिन वो अगर उसका यूज कर लिया तो कितनी सजा हो गई? तो फिर तो रखने से अच्छा यूज करना। सही है या गलत? रखने से अच्छा हो गया ना यूज करना। मैडम, वो धारा अलग लगेगी और ये भी अलग लग जाएगी। 25 तो लगेगी लगेगी, 27 भी लग जाएगी अगर यूज कर लिया तो। ओके, हाँ, है ना? जैसे आईपीसी में अपन ने चोरी भी कर ली, घर का ताला भी तोड़ दिया, किसी व्यक्ति को मारा भी, तो अलग अलग धारा एडिट होती चले, अलग अलग धारा ऐड होती जाती ना, तो ये ऐसा होते चले जाएगा, है ना? 25 तो लगेगी लगेगी, साथ में 27 भी लग जाएगी। हाँ, नहीं तो बोले यार वो 25 में ज्यादा सजा मिलेगी, अपन रख रखा अपन ने अवैध हथियार, तो एक काम करो, अपन इसको फायर ही कर लो, सजा कम हो जाएगी अपनी। तो वो नहीं है, है ना? सेकंड, जो कोई 7 के उल्लंघन में किसी प्रतिष्ठित आयुध या किसी प्रतिष्ठित गोला बारूद का प्रयोग करता है, वह कारावास की जिसकी अवधि 7 साल से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास। यहाँ कोई चेंजेस नहीं, 7 से आजीवन अंदर रहना ही है। 3 आईएमपी लिख रखा है मैंने, अब क्यों लिखा वो नहीं मालूम। जो कोई धारा 7 के उल्लंघन में किसी प्रतिष्ठित आयुध या गोला बारूद का प्रयोग करता है और ऐसा कोई कार्य करता है जिसका प्रयोग या किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाए, तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा। आईएमपी बना लेना है ना इसको। पहली सजा मिली है जिसमें मृत्यु दंड का प्रोविजन किया हुआ है। ओके, और ये अभी चेंजेस है ना 27 के 3 में। ये चेंजेस क्या है 2014 से। पूछने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो ट्रायल रहता है ना आर्म्स एक्ट का, एडीपीओ ही चलाते हैं, याद रखना। ये ट्राइबल बाय सेशन नहीं है, नीचे सुनते हैं फिर ऊपर पहुंचा देते हैं वापस उसको। पहले एडीपीओ का इसमें काफी रोल था, अब तो इसको सजा बढ़ा दी इन्होंने ज्यादा। सॉरी, कहाँ गया ये? 28 कतिपय दशाओं में अग्नायुद्ध या नकली अग्नायुद्ध का प्रयोग और कब्जा। अब यहाँ पर उनका उपयोग हो गया है, 27 से उपयोग के चालू हो गया है, तो 27 में अलग दे दिया है, अब 28 कतिपय दशाओं में, मतलब कुछ दशाएं दे रखी है।
जो कोई स्वयं अपनी या किसी अन्य व्यक्ति को विधिपूर्ण गिरफ्तारी या निरोध, इसको टिक कर लेना, विधिपूर्ण गिरफ्तारी व निरोध, इनसे बचने के लिए किसी अग्नायुद्ध या नकली अग्नायुद्ध को किसी भी प्रयोग, चाहे वह कैसा ही क्यों ना हो, लाएगा, लाने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की होगी। क्लियर? स्पष्टीकरण, इस धारा में नकली अग्नायुद्ध पद का वही अर्थ होगा जो धारा 6 में दे रखा है। धारा 29, जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए, यदि आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार ना हो, मतलब अ, अपना लाइसेंस ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको अपन लाइसेंस नहीं दे सकते, उस व्यक्ति को हथियार ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर। किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्नायुद्ध या कोई भी अन्य आयुध जैसा विहित किया जाए, कोई गोला बारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्त प्राधिकारी नहीं है। मयूर मयूर से मैं एक रिवॉल्वर लेने गया, और मुझे मालूम है मयूर डीलर नहीं है। इसमें जो डीलर की परिभाषा दे रखी है ना, व्यवहारी, जिसको लाइसेंस है बंदूक बेचने का, मयूर नहीं है। अब मैं मयूर से हथियार खरीदने जाता हूँ, तो ये मेरे लिए दंड है, मयूर के लिए तो है ही और मेरे लिए भी है। बी, कोई आयुध या गोला बारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात के अभिनिश्चय किए बिना परिदत्त करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति उन्हें इस अधिनियम या किन्हीं अन्य तत्सम प्रबुद्ध विधि के आधार पर उसे अपने कब्जे में रखने का हकदार है, और वह अपने कब्जे में रखने के लिए इस अधिनियम या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, तो वह कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब एक नकली इंसान, एक तो हो गया कि मेरे पास भी लाइसेंस नहीं और व्यवहारी के पास भी लाइसेंस नहीं, मैंने हथियार ले लिया, हम दोनों दंडित हो गए। एक हो गया कि मयूर को मालूम है सचिन शर्मा के पास लाइसेंस है हथियार का और वो मुझे बेच रहा है, पर उसके पास लाइसेंस नहीं, तो वो उसके लिए भी दंडित है। 3 साल से है, 3 साल तक की हो सकेगी, कम सजा है। चलो, जानबूझकर है ना। 30, अनुज्ञप्ति या नियमों के उल्लंघन। अनुज्ञप्ति या नियमों के उल्लंघन अगर कोई करता है तो 6 मास से 2,000 रुपए तक। अब इसमें क्या करना है आपको, हेडिंग और दंड, हेडिंग व दंड। अब धारा 31, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोष सिद्ध किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, तो वह तत्पश्चात कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्ति से दुगनी का शास्ति होगा। तो छाया जी, आप मुझे एक बात बताओ कि एक व्यक्ति को 20 साल तक की सजा मिल रखी है और उस व्यक्ति ने वापस एक अपराध कर दिया, अब उसको सजा कितने साल की मिलेगी? धारा 32, अधिहरण करने की शक्ति, मतलब वो जो हथियार वथियार कुछ भी, क्या अधिहरण क्या होता है पढ़ते हैं, चलो। अ, जब कोई व्यक्ति किसी आयुध या गोला बारूद के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी अपराध का इस अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध किया जाता है, उस व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहरा दिया, तो यह दोष सिद्धि करने वाला न्यायालय के विवेक में होगा कि वह निर्देश दे कि ऐसे समस्त आयुध या गोला बारूद या उनका प्रभाग या कोई जलयान यान प्रभरण, कोई अन्य साधन, कोई पात्र चीज जिसमें वो आयुध या गोला बारूद रखा गया, उसे छिपाने के लिए प्रयोग में लाया जाता, अभी अभी हर्त कर लिया जाए, परंतु यदि दोष सिद्ध अपील पर अन्यथा समाप्त कर दी जाती तो अभिहरण का आदेश शून्य होगा। सिंपल सी बात है, अपन कई बार पढ़ रखा है ना, ये तो यान बान जलयान आयुध हथियार प्रयोग, इनको सबको आप जब्त कर सकते हो, और अपील में अगर उसकी दोष सिद्धि कोई फ्री कर दिया तो वो संपत्ति ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगी, वापस उसका अधिहरण का आदेश भी फ्री हो जाएगा। अधिहरण का आदेश अपील न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, जबकि वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, कर सकता है। इस लाइन को भी टिक लगा लेना। अधिहरण का आदेश कौन कौन कर सकता है, तो अधिहरण का आदेश अपीली न्यायालय भी या उच्च न्यायालय भी, जबकि वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, कर सकता है। ओके। अब धारा 33, कंपनियों द्वारा अपराध, अपन ने एनडीपीएस में भी पढ़े थे, कंपनियों द्वारा अपराध इस तरह के होंगे तो किसको सजा मिलेगी, किसको सजा नहीं मिलेगी, उसी टाइप के प्रोविजन है। ये आप एक बार पढ़ लेना, या उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको सजा दी जाती है। और कंपनी के अंतर्गत निगमित निकाय अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फर्म व्यष्टियों का संगम आता है और फर्म के संबंध में निर्देशक से फर्म का भागीदार है। ओके। और एक कंपनी थी, उसने हथियार का कुछ नियम उल्लंघन हुए, उसको सजा कितनी कितनी दे सकते हैं, एक कंपनी को क्या सजा दोगे?
कंपनी से तो सिर्फ़ जुर्माना वसूल कर सकते हो, लेकिन जो भार साधक व्यक्ति है उसका जिसकी देख-रेख में वो अपराध हुआ, उसको ज़रूर आप सज़ा दे सकते हो, है ना? बाकी को आप सज़ा नहीं कंपनी को सज़ा नहीं दी जा सकती। अब